हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट की सेल साइकिल यूनिट यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्थ यूनिट का टॉपिक सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने सेल साइकिल को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर से हम क्या करने वाले हैं, इसका रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं कि हाउ द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड। तो सेल साइकिल रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, पहले तो सेल साइकिल रेगुलेशन क्या होता है। तो सेल साइकिल क्या होती है, कुछ फेजेस होते हैं, उसमें कुछ फेजेस होते हैं, उसको कैसे 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा G1 फेज, एक होती है हमारी S फेज, एक होती है G2 फेज, और इसका ये जो फोर्थ फेज है M फेज, ये पूरा है हमारा इंटरफेज। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा इंटरफेज है, और ये है हमारी M फेज जिसके अंदर भी 4 पार्ट्स हैं, और वो क्या हैं, P, M, एथ यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जो फेजेस हैं इसमें इंटरफेज में लगते हैं हमें 89 आवर्स, और हमें मेटाफेज में कितने लगते हैं, या मेटाफेज या इसका क्या कहते हैं, माइटोसिस या माइटोटिक या मियोसिस डिवीजन में कितने लगते हैं, 1 आवर। अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसमें मैंने कुछ चेक पॉइंट्स की बात की थी। तो चेक पॉइंट्स एक यहाँ होता है, एक चेक पॉइंट यहाँ होता है, एक चेक पॉइंट हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ इजीली चला जाएगा। फिर एक चेक पॉइंट हमारा यहाँ होता है, यानी कि एक गेट 1 के बाद, एक होता है गेट 2 के बाद, और दूसरा कहाँ होता है, इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पे एक चेक पॉइंट होती है। तो यहाँ पे ये चेक पॉइंट्स क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं कि ये सेल जो है आगे बढ़ने के लायक है कि नहीं, आगे ये बढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारी सेल साइकिल, हमने इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आगे हम इसका रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो रेगुलेशन सेल की कैसे होती है, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म टफ है, बट इसको बहुत ही इजी करके मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देने वाली हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। रेगुलेशन मतलब क्या होता है कि सेल को रेगुलेट करना, मतलब चेक करना टाइम टू टाइम कि ये सेल आगे वाले फेज में जाने के लायक है कि नहीं है। तो रेगुलेट करना मतलब अगर सही नहीं है तब तो उसको रोक देंगे और उसको ठीक करने के लिए भेज देंगे वापस से, और अगर सही है तब ये आगे की ओर मूव करेगी। फिर इसमें क्या होता है, इसको रेगुलेशन के लिए 3 मैकेनिज्म यानी कि 3 मैकेनिज्म की ज़रूरत है। पहला है हमारा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं हमको, पॉजिटिव सिग्नल जो है उसको अडाप्ट करती है साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स। साइक्लिन मतलब, साइक्लिन क्या है, एक प्रोटीन है, और सीडीके क्या है, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, यानी कि ये क्या करता है, काइनेसिस करता है, क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन कराता है। देन एक होती है फॉस्फेटेज एंजाइम। तो फॉस्फेटेज एंजाइम भी पॉजिटिव सिग्नल में काम करती है। ये क्या करती है कि फॉस्फेट को हटा देती है, फॉस्फेट ग्रुप को, तो फॉस्फोराइलेशन कराती है। देन हमारा क्या आता है, निगेटिव सिग्नलिंग। तो निगेटिव सिग्नलिंग के लिए क्या मौजूद होता है हमारा, तो इसे निगेटिव सिग्नलिंग को कहते हैं सीडीके इनहिबिशन, मतलब इनहिबिट हो रहा है हमारा सीडीके, वहाँ पे रुक जा रहा है। निगेटिव इसको क्या करते हैं, इसके लिए 2 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली, वो होती है हमारी P53 और होता है P21। P21 के साथ साथ P27 और भी बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन होती है हमारी चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स ये चेक करती हैं, जगह जगह पे मौजूद होती हैं, चेक करती हैं कि फर्दर ये प्रोसेस बढ़ेगी कि नहीं। तो चेक पॉइंट्स को पहले हमें ये समझने के लिए पहले चेक पॉइंट्स को समझना होगा। चेक पॉइंट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था, बट यहाँ पे हम फिर से एक बार चेक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चेक पॉइंट्स क्या होते हैं और ये कैसे मैकेनिज्म इसका वर्क करता है। तो चलिए पहले हम चेक पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर पॉजिटिव और निगेटिव सिग्नलिंग की बात करते हैं। तो पहले चेक पॉइंट्स कैसे होते हैं, ये होता है हमारा चेक पॉइंट। तो एक चेक पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा G1 गेट के पास। G1 गेट के पास यानी कि क्या मैंने बताया था आप लोगों को कि एक होता है हमारा कॉलेज का कैंपस। कॉलेज के कैंपस में कुछ गेट्स होते हैं। तो पहला जो गेट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पहला गेट आपका जो कैंपस है उसका मेन गेट होता है। तो ये क्या है, G1, तो गेट 1। देन G2 यानी गेट 2। अब ये G1 को क्रॉस करके कहाँ पहुँचता है, S फेज में। यहाँ डीएनए की क्या होती है, सिंथेसिस, मतलब कॉपीज तैयारी होती है, रेप्लिका तैयार हो जाती हैं। फिर ये G2 के पास पहुँचता है और G2 उसको रेगुलेट करता है कि क्या यहाँ पे हम आगे बढ़ने के लायक नहीं है कि नहीं है। फिर यहाँ पे है M फेज पे आगे की ओर बढ़ता है। देन M फेज में भी बीच में एक गेट प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मियोसिस के बीच में वो होता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में।
वो होता है हमारा थर्ड गेट। तो इस तरीके से 3 चेक पॉइंट्स हमारे मौजूद होते हैं सेल साइकिल में। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसमें 3 चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं और वो ये रेगुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए 3 चेक पॉइंट्स हैं। पहला चेक पॉइंट कहाँ पे है? G1 फेज के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, G1 के बाद ये चेक करता है कि क्या इन्वायरमेंट सही है कि नहीं। पहले गेट पे क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या आपका इन्वायरमेंट ठीक है कि नहीं सेल का आगे। देन क्या रेशियो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का रेशियो कितना है, अगर बढ़ गया है थोड़ा तब आगे क्या करेंगे, डीएनए की सिंथेसिस करेंगे, मतलब ज़्यादा प्रोटीन्स उसके अंदर बन गई हैं तब हम क्या करेंगे, सिंथेसिस के लिए रेडी हैं। आगे हम डीएनए का क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, उसकी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। तो वो चेक होता है। देन चेक होता है कि क्या जो इन्वायरमेंट है वो ठीक है कि नहीं, रेशियो ठीक है कि नहीं, क्या जो सेल है वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से प्रोटीन्स इसके अंदर सारी मौजूद है कि नहीं। जब ये हो जाता है तब सेल जो है आगे की ओर जाती है। और ये जो डायरेक्शन है हमारे मूवमेंट का सेल साइकिल का, वो क्या होता है, इस डायरेक्शन में जो सेल है ये हमारा क्या दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन इधर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पे पहला साइकिल, फिर ये क्या होता है, सिंथेसिस कर लेती है डीएनए का, फिर क्या करती है, G2 फेज में बढ़ जाती है। G2 फेज में क्या होता है, माइटोसिस की तैयारी हो रही रहती है। क्योंकि ये माइटोसिस की तैयारी कर रहा रहता है इसलिए इस फेज को हम किस नाम से जानते हैं, प्री माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। अगर मियोसिस हो रहा होगा तो प्री मियोटिक फेज के नाम से भी इसको जानेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट मौजूद होता है जो चेक करता है कि माइटोसिस के लिए क्या सारे कंटेंट सेल के अंदर मौजूद हैं कि नहीं। क्या ये अब क्या कर सकता है, माइटोसिस कर सकता है कि नहीं, सेल के पास उतने कंटेंट हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि क्रोमैटिड्स जो हैं वो होने चाहिए सेल के पास, अच्छी तरीके से वो कंसंट्रेशन में होने चाहिए। फिर 46 से क्या होता है, 46 क्रोमैटिड्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए जो थ्रेड लाइक इन अपीयरेंस हो गए। न्यूक्लियोलस होना चाहिए जो कि पहले फेज में डिसअपीयर होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सारी ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर का सारा फंक्शन बता रही हूँ मैं। तो यहाँ क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या ये G2 से M फेज में जाने के लिए है, मतलब रेडी है कि नहीं। तो ये G2 और M फेज के बीच का चेक पॉइंट होता है। देन ये इन्वायरमेंट चेक करता है कि क्या डीएनए रेप्लिकेट हो गया है, क्या इन्वायरमेंट सही है कि नहीं, आगे ये सेल मूव कर सकता है कि नहीं, सिंथेसिस अच्छे से डीएनए की सारी हो गई है, कॉपीज तैयार हो गई है, सारी प्रोटीन्स अवेलेबल हैं फॉर द माइटोसिस। तो ये सारी चीज़ें चेक करता है कि क्या अब पूरा सेल तैयार है आगे की ओर बढ़ने के लिए। जैसे ही फिर ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक फेज होता है, यहाँ पे एक फेज होता है प्रोफेज, देन होता है हमारा मेटाफेज, मेटाफेज के बाद होता है हमारा एनाफेज और एनाफेज के बाद होता है टीलोफेज। यहाँ पे जो एक पॉइंट होता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है। वो क्या चेक करता है कि क्या सेल मेटाफेज में अच्छे तरीके से सेंटर में, देखो मेटाफेज का क्या था, मेटाफेज में ये जो सेल होती है वो बिल्कुल बीच में आकर के क्रोमोजोम जो होते हैं प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये सेल यही चेक करेगी कि क्या क्रोमोजोम सही से सारे के सारे सेंटर में अलाइंड है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं छूट गया है कि यहीं रह गया हो, या कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिससे क्या हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ना हुए हों। ऐसे जैसे ऐसा कोई सेल तो नहीं रह गया, क्रोमोसोम तो नहीं रह गया जिससे ये अटैचमेंट हुई ना हो। और क्या अटैचमेंट जो हुई है वो काइनेटोकोर से ही हुई है, मतलब सेंटर के पोजीशन से ही हुई है, या कहीं और हो गई है। तो ये देखेगा जैसे ये क्रोमोसोम छूट तो नहीं गया है, इससे काइनेटोकोर से अटैचमेंट हो तो गई है या नहीं हुई है। तो ये इसमें चेक होता है कि क्या सेल ने पूरी तरीके से अपना मैकेनिज्म अच्छे से काम कर लिया, अपना वर्क कर लिया है कि नहीं। इसी के बाद क्या होता है, सेल इसको आगे माइटोसिस करने के लिए फर्दर एनाफेज में भेज देती है, देन टीलोफेज। एंड देन क्या होता है, जब वो एक सेल से क्या होता है, इसके एंड में एक सेल से 2 सेल बन जाती है, क्योंकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। और फिर इनके अंदर फिर से यही फेज चलती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा होता है, बच्चा बड़ा होता है, फिर स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद क्या करता है, बड़ा होता है, जॉब करता है, जॉब करने के बाद शादी करता है और बूढ़ा हो जाता है। फिर उनके बच्चे होते हैं, वो भी वही सेम प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। बट आपको क्या करना है, ये काम नहीं करना है और भीड़ से अलग बनना है, और क्या करना है, अच्छे मार्क्स ला करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। तो माइटोसिस और इसके बाद जैसे ही 2 सेल्स तैयार होती हैं, फिर ये फर्दर इसी साइकिल को रिपीट करती हैं, इसीलिए सेल साइकिल नाम दिया गया है। सेल की जो साइकिल है ऑन रिपीट कंटिन्यूसली चलती रहती है, और उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे गेट प्रेजेंट होते हैं जो चेक करते हैं कि वेदर यू आर रेडी फॉर दिस और नॉट। अब ये मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, ऐसे तो चलता है, बट ये फर्दर क्या होता है कि ये गेट कैसे अलाउ करते हैं, कैसा फॉस्फोराइलेशन होता है, इसको हम पॉजिटिव और निगेटिव रेगुलेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर पॉजिटिव सिग्नलिंग होती है, जिसकी बात हम कर रहे थे पिछले स्लाइड में, देखिए
पॉजिटिव सिग्नलिंग होती है अगर, तो पॉजिटिव सिग्नलिंग के लिए क्या है, साइक्लिन और CDK रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे है हमारा साइक्लिन। तो पहले साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि साइक्लिन क्या होती है। देखिए, साइक्लिन एक तरीके की प्रोटीन होती है। साइक्लिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और इस पे जो है एक प्रोटीन डिपेंडेंट होती है जिसको बोलते हैं CDK, यानी साइक्लिन पे डिपेंड होती है, ये काइनेज है। अब ये जो होता है, जैसे ये होती है हमारी साइक्लिन और इससे अटैच होता है हमारा CDK, दिस इज CDK एंड दिस इज साइक्लिन, या फिर दिस इज साइक्लिन और दिस इज CDK, ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, अच्छे से अभी बाइंड के फॉर्म, मतलब बाइंड तो रहते हैं बट दे आर नॉट एक्टिव। ये साइक्लिन जो है वो थ्रू आउट जो है कंसंट्रेशन में इसका वैरी करती रहती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, और ये जो CDK है वो कंसंट्रेशन इसका सेम रहता है। कहने का मतलब है कि जैसे अगर ये फेज चल रही है, दिस इज द साइकिल, यहाँ पे अब मेटा फेज चल रही है और G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज जब चलता है तो साइक्लिन B और CDK 1 प्रेजेंट होती है, ये इसको फर्दर मूव करने में हेल्प करती है। देन G1 फेज से S फेज में जाने के लिए साइक्लिन D और CDK 4 और 6 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन यहाँ पे साइक्लिन E और यहाँ पे साइक्लिन A। अगर आपको ये नाम नहीं याद हो रहे हैं कि साइक्लिन D है, साइक्लिन A है, तो A इधर ऐसे याद कर सकते हो आप, यहाँ A है, यहाँ B है, फिर C नहीं है, यहाँ D है और यहाँ E है। फिर CDK का नाम आपको याद हो उसके कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है तो आप याद कर लीजिए। अगर नाम नहीं याद हो रहा है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि CDK के साथ ये वाली साइक्लिन मौजूद है। और तब भी अगर ये नाम्स नहीं याद हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि G1, जैसे G1 फेज था तो G1 और S के बीच में जो चेक पॉइंट है वहाँ पे कौन सी CDK और साइक्लिन मौजूद है, तो G1S CDK और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, ऐसे आप नाम इसका लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हम बना रहे थे यहाँ पे कि ये जो है साइक्लिन और CDK ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका कंसंट्रेशन क्या होता है कि वेरी करता है। अब ये हमारा कंसंट्रेशन का एक चार्ट बनाना चाहें अगर हम, और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि कंसंट्रेशन क्या है, और इस एक्सिस पे हम दिखाएंगे कि क्या हमारा कौन सा साइक्लिन जो है वो विच टाइप ऑफ साइक्लिन इज एक्टिव इन दिस सिचुएशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं M फेज की, तो M फेज में जो साइक्लिन B है, यहाँ पे क्या होगा, B जो है वो यहाँ पे, जैसे हमारा जो फेज है साइकिल का वो कैसा होता है, पहला होता है हमारा G1, फिर आता है हमारा S, देन हमारा G2 एंड देन हमारा M। ये फेजेस आते रहते हैं, फिर वापस रिपीट पे आता है। तो अब G1 फेज में हम क्या देखते हैं कि G1 फेज में साइक्लिन D की वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखेंगे साइक्लिन D क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, फिर इसकी घट जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखेंगे हम कि दूसरे फेज में S फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो S फेज में साइक्लिन A की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये देखिए इसका कंसंट्रेशन हम दिखाएंगे कि ये S में साइक्लिन A जो है ज़्यादा है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं अगले फेज की, और फिर ये आगे ऐसे जाता है। अगर हम अगले फेज की बात करते हैं यानी कि G2, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी साइक्लिन A ही जो है, या साइक्लिन A जो है वो ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। तो यही इसी फेज को हम ऐसे दिखाते हैं। तो अलग अलग उसमें फेज में अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग साइक्लिन की ज़्यादा होती है, और फिर ये बाकी फेजेस में कांस्टेंट हो जाती है। इस तरीके से इसका ग्राफ आता है कि साइक्लिन और CDK का क्या कंसंट्रेशन है, और साथ ही साथ जो CDK है वो तो पूरे थ्रू आउट कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। ये CDK देख रहे हो आप, सब में CDK है, तो CDK ऑल द टाइम साइकिल में प्रेजेंट ही रहता है और इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट वेरी नहीं करता है, ठीक है। अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो साइक्लिन है वो होता क्या है जिसपे काइनेज डिपेंड कर रहे हैं। तो CDK में K मतलब काइनेज, और काइनेज क्या करता है, किसी भी प्रोटीन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कर देता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है। कोई भी प्रोटीन है उसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा हमारा काइनेज, ठीक है। काइनेज एंजाइम का यही काम होता है, और ये साइक्लिन होता है तभी एक्टिव होती है। तो साइक्लिन पे डिपेंड करती है, अगर साइक्लिन रहेगा इससे अटैच होगा, और ये क्या होती है, इनर्ट फॉर्म में होती है, इसको भी एक्टिव करने के लिए फॉस्फोराइलेट करना होता है। ये इसका मैकेनिज्म आगे पढ़ती हूँ, अगर मैं पढ़ाती हूँ तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। तो दे आर कंसंट्रेशन, सेल साइकिल में जो साइक्लिन का कंसंट्रेशन है वो वेरी करता है। किसी फेज में आप देख रहे हो कि साइक्लिन A का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसी फेज में आप देख रहे हो कि साइक्लिन B का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसी में D का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और किसी में E का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो साइक्लिन थ्रू आउट इसका कंसंट्रेशन वेरी करता रहता है। ये एक प्रोटीन है
जो कि पॉजिटिव सिग्नल देती है सेल को कि आगे हमको क्या करना है, इसको इस सेल को आगे की फेज में भेजना है, फिर इस सेल को आगे की फेज में भेजना है। इस तरीके से साइकिल को आगे कंटिन्यू रखना है, इसके लिए ये साइक्लिन इसके लिए साइक्लिन रिस्पॉन्सिबल होती है। देन साइक्लिन की जो साइक्लिन के अंदर कई सारी प्रोटीन्स होती हैं, इसलिए साइक्लिन जो है वो ये फैमिली है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं कई तरीके की। तो ये क्या हो, इसके अंदर साइक्लिन ए है, साइक्लिन बी है, साइक्लिन डी है, साइक्लिन ई है, साइक्लिन एफ है, ये सारी साइक्लिन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसमें साइक्लिन में क्या होता है, एक ऐसी साइक्लिन होती है जो ऑर्फन पाई गई है, यानी इसके साथ ऑर्फन मतलब क्या होता है, जिसके माँ बाप नहीं है, मतलब अनाथ है। तो हम देख रहे थे कि साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स बना करके प्रेजेंट होते हैं। तो इस साइक्लिन एफ में पाया गया कि इसके साथ सीडीके मौजूद नहीं था, सीडीके इसके साथ नहीं था, ये अकेले पाई जा रही थी, इसीलिए इस साइक्लिन एफ को हम ऑर्फन भी कहते हैं, यानी कि ये इसके साथ हमारा सीडीके प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देन हम क्या देखते हैं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ साइक्लिन, अलग अलग तरीके की साइक्लिन है जो कि एक्टिव होती हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में एक्टिव होती है। जो ए कहीं एक्टिव है, बी किसी फेज में एक्टिव है, सी किसी फेज में एक्टिव है, डी किसी फेज में एक्टिव है। ऐसे हम देखते हैं कि अलग अलग कंसंट्रेशन इसका अलग अलग फेज में वेरी करता है। देन हाउ द मैकेनिज्म वर्क, मैकेनिज्म कैसे काम करता है इनका। तो साइक्लिन, ये जो साइक्लिन और सीडीके है वो एक्चुअल में काम कैसे करती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा होगा बट बहुत ईजी है। देखिए ये हमारा सीडीके है, सीडीके लेते हैं, ये सीडीके 1 है और ये हमारी साइक्लिन है। अब मान लीजिए अगर ये एम फेज की साइक्लिन है, मेटा फेज में देख रहे हैं कि एना फेज में ये जाएगी कि नहीं जाएगी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या होगा। तो ये क्या होता है, ये हमारी साइक्लिन है, मेटा फेज की साइक्लिन है, और ये हमारा क्या है, सीडीके कॉम्प्लेक्स। मतलब ये सीडीके है कि साइक्लिन पे डिपेंड करेगा, अगर साइक्लिन से बाइंड करती है तो ही आगे काम करेगा। तो ये आकर के साइक्लिन से बाइंड कर गई, बट अभी भी ये इनएक्टिव है, अभी भी इसको जिंदा होने के लिए, मतलब एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फोराइलेट करना होगा, फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करना होगा। फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करने का काम कौन करते हैं, CAK और WEE, यानी कि V1 प्रोटीन और CAK प्रोटीन, ये दोनों एंजाइम हैं। तो सारी एंजाइम्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, काइनेज है, दोनों ही काइनेज का काम कर रही हैं। और काइनेज का काम मैंने बताया था क्या करती हैं, फॉस्फोराइलेट करती हैं। ऑल्दो ये क्या है कि ये क्या है, एक सीडीके है, सीडीके मतलब क्या है, सीडीके मतलब है कि ये खुद काइनेज है, बट इसको भी एक्टिव होने के लिए इसको फॉस्फोराइलेट होना होगा, इसको फॉस्फोरस चाहिए। तो ये जो है, जो V है उसको यहाँ फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड कर देती है, और ये जो CAK है वो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड कर देती है। अब हम देखते हैं जो V है वो इनहिबिटरी है, मतलब ये इसके रास्ते को रोक रखी है, अभी भी ये एक्टिव नहीं होगा। अब जैसे, और ये जो काइनेज CAK है वो क्या है, अच्छी है, मतलब ये इसको रेडी कर रही है। तो ये कैसी हो जाएगी, एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन कर रही है। तो ये यहाँ पे इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया, ये क्या हो रही है, इसको एक्टिव करने का काम कर रही है, बट ये अभी इसको रोक के रखी है कि नहीं भाई अभी तुमको नहीं जाना। जैसे दो गार्ड मौजूद हैं, एक कह रहा है कि जाओ जाओ, दूसरा कह रहा है कि हम जाने ही नहीं देंगे। तो जब तक ये जाने नहीं देने वाला गार्ड नहीं हट जाता तब तक ये साइक्लिन अभी काम नहीं करेगी। तो इसको हटाने के लिए हमारी जो प्रोटीन है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, CDC25। तो CDC25 जो प्रोटीन है या एंजाइम है वो क्या काम करती है, इस गार्ड को यहाँ से भगा देती है। यानी प्रिंसिपल आए और इस गार्ड को कहे कि चलो निकलो यहाँ से, भागो। तो ये गार्ड जैसे ही भाग जाता है, क्या करता है, ये रास्ता हमारा अच्छे गार्ड ने रोक कर रखा था, वो तो कह रहा था कि जाओ, तो ये प्रोटीन एक्टिव हो जाती है तुरंत से, और क्या होता है, ये काम करने लगता है। यानी कि ये जो है, ये वाला फॉस्फेट जैसे ही हटेगा ये रेडी हो जाएगी फॉर द फर्दर मैकेनिज्म, यानी कि आगे सेल को भेजने के लिए क्या करेगी, एक्टिव कर देगी। ये फीडबैक देती है वापस CDC को कि अब हमारा जैसे काम हो गया है, और या अगर नहीं हुआ है तब ज़्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस होती रहेगी, और सारी की सारी क्या करती रहेंगी, प्रोटीन को एक्टिव करती रहेंगी, यानी सबका डीफॉस्फोराइलेशन वो कर देगी CDC25, और सारे जो है, जो हमारा साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और सेल को रेडी कर देंगे आगे की ओर, प्रोसेस को आगे की ओर भेजने के लिए, यानी अगले फेज में। एम फेज था ना, तो दो यहाँ से क्या बन जाएंगी, सेल्स बन जाएंगी, यानी कि एना फेज में ये चला जाएगा, एम फेज से एना फेज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो पहले, आप कह रहे हो कि सोच रहे होगे कि मैम यहाँ क्या ज़रूरत थी 2 बार फॉस्फोराइलेट करने की, एक ही बार में स्टार्टिंग में एक ही बार में फॉस्फोराइलेट कर देते और ये एक्टिव हो जाता। तो ऐसे नहीं होता है, गेट हमेशा क्या रहता है, बंद ही रहता है। ऐसा नहीं कर सकते ना कि गेट खुला रखो, जब खतरा आएगा तब
हम उसको बंद करेंगे। जैसे कुछ गेट से, जब ऐसे कॉलेज का गेट हमेशा बंद रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी खोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे गेट बंद रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी खोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसे मैकेनिज्म काम करता है हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग CDK मौजूद है। हमारी साइक्लिन का कंसंट्रेशन कहीं A है, कहीं B है, कहीं C है, कहीं D है, ऐसे हमारी जो साइक्लिन है वो मौजूद है। अब A, B और D और F, ये सारे D और E, ये सारी जो साइक्लिन है वो क्या करती हैं, अलग अलग टाइम पे काम करती हैं। जैसे ये जो साइक्लिन A है वो यहाँ पे जैसे ही जो फेज़ है हमारा G2 फेज़ से M फेज़ में एंटर करेगा, तो ये सारी साइक्लिन, जो साइक्लिन A थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी सेल क्या करेगी, इनके मैकेनिज्म को बंद कर देगी, इनको क्या कर देगी, इनकी डेथ करा देगी। यानी साइक्लिन ए जो प्रोटीन है उनका क्या करा देगी, लाइसिस करा देगी। तो इस फेज में ये नहीं जाएगा, कौन, साइक्लिन ए। और साइक्लिन बी है वो इस फेज में नहीं जाएगा। जैसे ये सेल जो है हमारी G2 फेज, G1 फेज में एंटर करती है, मतलब कि 2 सेल बनती हैं, वो सेल में ये G1 जो है यानी कि CDK साइक्लिन डी जो है वो एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे साइक्लिन बी जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे ही जैसे सेल अगले साइकिल में मूव करता है, तो जो पिछले साइकिल में जो CDK साइक्लिन थी वो साइक्लिन काम नहीं करती है नेक्स्ट फेज में। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे एक सेल है उसके अंदर एक बार में सारी साइक्लिन मौजूद हो जाएंगी, तो सब अपने काम कराने की कोशिश करेंगी ना, सब कहेंगी कि मेरा काम करो। मतलब अगर साइक्लिन बी प्रोड्यूस है तो क्या कहेगी कि चलो आगे एनाफेज करो, सेल को कहेगी। अगर साइक्लिन डी है तो क्या कहेगी, चलो G1 से एस सिंथेसिस करो DNA का। कोई कह रहा है कि DNA का सिंथेसिस करो, कोई कह रहा है माइटोसिस कर दो, कोई कह रहा है कि आगे आप क्या करें, रेस्ट कर लो। तो सारी साइक्लिन एक बार में मौजूद हो जाएगी, जो कि डेफिनेटली सेल नहीं चाहता है कि ऐसा हो उस समय। इसीलिए एक टाइम पे एक ही साइक्लिन एक्टिव रहती है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म तो हमने समझ लिया कि हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। एक बार में क्या होता है, साइक्लिन CDK एक साथ आते हैं, देन CAK और V इसको क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट कर देते हैं CDK को। जैसे ही फॉस्फोराइलेट हो जाती है दोनों साइड से, क्या होता है कि ये फॉस्फोराइलेट होने की वजह से अभी काम नहीं करती, अभी एक्टिव नहीं है CDK। जैसे ही ये जो CDC25 आता है, इसके फॉस्फोराइलेट को हटा देते हैं, यानी कि ये फॉस्फोराइलेशन कर रही है। ये दोनों काइनेज एंजाइम थी, इसमें ये वाली इनहिबिटरी थी, मतलब ये रोक के रखी हुई थी, और ये वाली अच्छी थी, ये कहती थी कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और ये क्या बोल रहा था कि यहाँ पे ये जो है ये क्या कर रही है, डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ग्रुप को हटा रही है, यानी कि क्या है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम है। तो ये जो क्या करती है, इस फॉस्फेट को निकाल लेती है, और सेल जो है आगे, सेल को आगे मतलब क्या करता है कि अगर मेटाफेज में अटका था तो उसको एनाफेज में भेज देगी, या फिर G2 फेज में अटका था तो G2 फेज से आगे भेज देगी कि अब जाओ तुम एम फेज के लिए रेडी हो जाओ। या फिर G1 फेज में अटका था तो वो क्या कहेगी कि ठीक है अब जाओ तुम सिंथेसिस करो DNA का, एस फेज में चले जाओ। इस तरीके से हमारा जो मैकेनिज्म है इसका, साइक्लिन का काम करता है, ठीक है। देन हम मूव करेंगे कि निगेटिव सिग्नलिंग। ये तो अभी पॉजिटिव सिग्नलिंग की बात कर रहे थे कि कैसे साइक्लिन और CDK काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ द निगेटिव सिग्नलिंग हैपन्स। निगेटिव सिग्नलिंग कैसे होता है, सेल क्या करता है कि सेल के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो सेल को बता देता है कि हाँ ये सेल जो है वो रेडी नहीं है फॉर द डिवीज़न, आगे की प्रोसेस के जाने के लिए ये सेल रेडी नहीं है। मान लीजिए कि जितना DNA चाहिए था उतना DNA की कॉपी तैयार नहीं हुई है, और सर कह रहा है कि हम जाएंगे, हम माइटोसिस ही करेंगे, आगे हमको G2 फेज में भेजो। तो G2 फेज में तो चला जाएगा, बट आगे माइटोसिस करने के लिए ये नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे गेट लगा रहता है हमारा G2 गेट के बाद। G2 के बाद क्या होता है, G2 फेज के बाद एक गेट होता है जो इसको आगे नहीं जाने देता है, माइटोसिस नहीं करने देता है। तो इसके लिए जैसे ही क्या होता है, मान लीजिए हमारा DNA है वो किसी वजह से डीनेचर हो गया है या ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं बना है, तो 2 एंजाइम जो होती हैं वो प्रिपेयर हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं, हमारे किस प्रोटीन को एक्टिव कर देती हैं, P53 को एक्टिवेट कर देती हैं। जैसे ही P53 तो पूरे टाइम सेल में मौजूद होता है, ये पूरे टाइम सेल में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये डेथ कंट्रोलर, डेथ गार्ड का काम करता है कि हाँ जहाँ पे भी तुमको लगेगा या सेल को लगता है कि नहीं आई एम नॉट रेडी फॉर दिस प्रोसेस, तो वैसे ही ये क्या करता है, जैसे क्या होता है, पुलिस होती है ना, तुरंत चोर को पकड़ के जेल में डाल देती है जहाँ भी मौका मिलता है। तो पूरे टाइम वो प्रेजेंट रहती है, बट एक्टिव तभी होती है जैसे ही कहीं चोरी होती है। तो वैसे ही जैसे ही सेल रेडी नहीं होती है, P53 आ जाता है और क्या करता है, इनको पकड़ के जेल में डाल देता है। यानी सेल को क्या बोलता है, या तो तुम क्या करो, अपने आप को रिपेयर कर लो। चोर को क्या बोलता है, या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुमको
पूरे टाइम जेल में ही रखेंगे, मतलब या तो अरेस्ट फेज में डाल देंगे या तो क्या कर देंगे सेल की या तो फांसी दे दी जाती है, यानी कि अपोप्टोसिस कर दी जाएगी। तो अपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। अपोप्टोसिस सेल की डेथ करा दी जाएगी, लाइसिस हो जाएगा, सेल को डिस्ट्रॉय करके उसको भेज दिया जाएगा आगे। ये सेल क्या होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बट के ये खा ली जाती है, मतलब सेल का क्या हो जाता है, पूरी तरीके से लाइसिस हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है, इसको ग्रेवयार्ड में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे या तो सेल की अपोप्टोसिस हो जाएगी या तो रिपेयर हो जाएगा, तो फर्दर ये प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि चोर ने चोरी करनी छोड़ दी तो वापस इसको नॉर्मल रहने का, नॉर्मल जिंदगी जीने का अलाउ कर दिया जाता है। इसी तरीके से हमारा निगेटिव पाथवे काम करता है, निगेटिव रेगुलेशन काम करता है। इसमें कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो मेनली 2 प्रोटीन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक होता है हमारा P53 और दूसरी होती है हमारी, एक होती है P51 और 53 और एक होती है P21। P21 के साथ साथ और भी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होती है P27 और भी बहुत सारी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि आगे हम मैकेनिज्म में समझेंगे। देन ये क्या करती हैं, या तो सेल को बोलते हैं कि अपोप्टोसिस कर लो या तो सेल को क्या कहती हैं कि तुम अपने आप को रिपेयर कर लो। एक और प्रोटीन पाई गई है आरबी प्रोटीन। आरबी प्रोटीन जो होती है आरबी जीन से, जब भी हम जीन का नाम लिखते हैं तो कैपिटल्स में लिखते हैं और जब भी हम प्रोटीन का नाम लिखते हैं या उससे बने हुए कंपोनेंट्स का नाम लिखते हैं तो उसको छोटे लेटर से डिनोट करते हैं। तो प्रोटीन्स को आर कैपिटल स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोटीन इससे बनेगी। ये क्या करती है, ट्यूमर सेल्स को रेगुलेट करने से रोक देती है। तो इस सबसे पहले इन्हीं का डिटेक्शन हुआ था और पता चला था कि हाँ ये जो प्रोटीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो ना बने, उनको रोकने के लिए। सेल में कोई ऐसी क्या हो रही है, मैकेनिज्म में गड़बड़ हो जा रही है, तो वो सेल क्या करेगा, डिवाइड करता चला जाएगा, उसकी कॉपी बनाता चला जाएगा। गलती हो जाती है तभी ऐसा होता है, नहीं तो सेल क्या करती है, उसको पहले ही रोक लेती है और क्या होती है, नंबर ऑफ कॉपी उसके बनने से रोक लेती है, यानी ट्यूमर का फॉर्मेशन बनने से रोक लेती है। ज़्यादातर केसेस में सेल जो है वो अपने आप को गवर्न कर लेती हैं और एक ऑर्गेनाइज वे में बनती हैं, बट कभी कभी ये जो होता है ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और कैंसर कॉजिंग हो जाती है। तो इसी को रोकने के लिए आरबी प्रोटीन जो थी वो रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले ढूंढी गई थी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि P53, तो ये डीएनए में जैसे ही कोई डैमेज होता है, तो डीएनए में डैमेज किसी भी वजह से हो सकता है। कभी कभी किसी को एक्सरे या गामा रेज के कांटेक्ट में रखने से ऐसा हो जाता है, कभी कभी यूवी रेज के कांटेक्ट में आने से स्किन डैमेज या स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए P53 हमारे सेल में मौजूद होता है जो कि रेगुलेट करता है सेल का। देन हमारा CK1 जो होता है वो बनाता है P21 प्रोटीन, जो भी क्या करती है, जो कि रोकती है प्रोटीन को फॉर द फर्दर डिवीजन, यानी कि ट्यूमर बनने से रोकती है उसकी। देन ये क्या होती है, G1 और S फेज के बीच में और SCDK कॉम्प्लेक्स को बनने से रोकती हैं, यानी कि आगे जो है G1 से S फेज में जाने से रोकेगी सेल को ये प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से ये काम करती हैं। तो इसका मैकेनिज्म हम डील करते हैं कि हाउ दिस नेगेटिव सिग्नलिंग वर्क्स और हेल्प द सेल। तो ये क्या करती है कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। एक हमारी सबसे पहले जैसे ही मान लीजिए हमारा जो सेल है उसको डैमेज होता है, किसी भी तरीके से डैमेज होता है, ये डीएनए है, इसके ऊपर कोई भी मान लीजिए क्या हो गया, गामा रेस पड़ गई, अल्फा रेस पड़ गई, अल्फा गामा बीटा कुछ भी रेस पड़ गई या यूवी रेस पड़ गई, लेट्स से यूवी रेस पड़ती हैं तो इसको डैमेज कर देती हैं। जैसे ही ये डैमेज होता है इसके अंदर क्या होता है, हमको म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो ये मान लीजिए इतना जो डीएनए था वो क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया। जैसे ही म्यूटेटेड होता है अब सेल क्या होती है, इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा CH प्रोटीन तुरंत एक्टिव हो जाती है। CH प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे ATM। CH मतलब क्या है, ये चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट काइनेज एंजाइम है, जो कि क्या करती है P53 को फॉस्फोराइलेट करके और उसको एक्टिव कर देती है कि हाँ, जैसे पुलिस है ना, ये तो पुलिस को बता देती है जाकर कि अरे चोर आया है, तो वैसे पुलिस जाकर के उसको पकड़ लेती है। इस तरीके से ये काम करती है। तो ATM जो प्रोटीन है वो क्या करती है, जाके फॉस्फोराइलेट कर देती है MDM को, साथ साथ P53 को। MDM जो P53 होती है ना वो MDM के साथ बाइंड करके रहती है, ऐसे जैसे साइक्लिन CDK बाइंड करती थी ना, वैसे ही P53 MDM से नॉर्मल कंडीशन में MDM2 से बाइंड करके रहती है। जब क्या होता है, ये अभी रेस्ट फेज में है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि एक दोस्त आया कि चलो चलो मार दिया मम्मा ने या किसी ने मार दिया है मुझको, चल के तुम भी क्या करो, उसकी पिटाई करो। तो दोस्त को बुलाता है, बट दोस्त क्या कर रहा है, अभी मम्मी के पास है, तो मम्मी क्या कर रही हूँ, हम तुमको जाने ही नहीं देंगे। तो जाने नहीं देंगे तो क्या होता है कि मम्मी को बताता है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो ये क्या करता है कि फॉस्फोराइलेट कर देता है, क्योंकि ये काइनेज एंजाइम है, दिस इज द काइनेज एंजाइम, तो ये फॉस्फोराइलेट कर देगी।
तो ये फॉस्फोराइलेट करती है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ऐड करेगी और एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देती है। तो जैसे ये दोनों फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं, मतलब MDM जो है वो अलग हो जाएगा, MDM2 अलग हो जाएगी ये, और ये अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। और जैसे ही अलग होंगे ये क्या होगा, इसको, ये जो ATM था उसने किसको एक्टिव कर दिया था, CH को, चेक पॉइंट काइनेज एंजाइम को भी फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव कर दिया था। ये भी आएगी और क्या करेगी, इसको रास्ता दिखा करके ले जाएगी कि चलो ये वाला DNA डैमेज हुआ है, ये सेल में गड़बड़ी है, यहाँ पे गड़बड़ी है, यहीं पे इसको रोक दो या फिर अपोप्टोसिस करा दो या रिपेयर करा दो। तो ये सेल जो है इससे इसको ये भी फॉस्फोराइलेट करती है। डबल फॉस्फोराइलेशन जैसे ही होता है हमारा P53 का, ये क्या होती है, एक्टिव हो जाती है और तुरंत जाके क्या करती है, सेल को आगे या तो अपोप्टोसिस करा देगी। तो ये क्या करती है, या तो सेल की अपोप्टोसिस करा देगी, उसकी डेथ करा देगी, जिस मैकेनिज्म को हम अलग से डील करने वाले हैं, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। और या फिर क्या होता है कि सेल को रिपेयर करने के लिए भेज देती है कि जाइए आप रिपेयर करिए अपने आप को और ठीक होकर के फिर वापस आइए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मैकेनिज्म है नेगेटिव रेगुलेशन का वो काम करता है। यहाँ क्या हो रहा है, ATM आ रही है, ATM आकर के दोनों को फॉस्फोराइलेट कर रही है, साथ साथ CH को भी क्या कर रही है, फॉस्फोराइलेट कर रही है, क्योंकि काइनेज एंजाइम है इसलिए क्या कर रही है, फॉस्फोराइलेशन कर रही है। जैसे ही फॉस्फोराइलेट हो रहा है ये अलग हो जाती हैं, जैसे ही अलग होती हैं P53 जो होता है इस पे CH के बेस को आगे फॉस्फोराइलेट करती है। तो जैसे ही फॉस्फोराइलेट होता है 2 फॉस्फेट ग्रुप इस पे लगते हैं, ये एक्टिव हो जाती है और ये क्या करती है, आगे जाकर के सेल को रोक देती है कि आप फर्दर आपको क्या करना है, या तो रिपेयर करिए, ये प्रोटीन का क्या काम है, सेल को उसी पोजीशन पे रोक देना, या तो रिपेयर के लिए वापस भेज देना, या तो उसको अपोप्टोसिस कर देना। तो ये जो है अपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है। तो ये जो है होल मैकेनिज्म की अपोप्टोसिस को गवर्न करता है P53। तो P53 को हम अगले वीडियो में यानी कि अपोप्टोसिस में डील करने वाले हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।